Assalamualaikum dear students, hope you are doing well. I'm your course instructor lecturer आयशा तारिक। तो हम जो अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। इसके लिए जो हमारी रिकमेंडेड बुक है वो है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। आज जो हम लोगों ने बेसिकली स्टडी करना है वो है इसका चैप्टर नंबर 38, लास्ट चैप्टर है इस कोर्स का और इसके टोटल 6 टॉपिक्स हैं। उम्मीद हम कोशिश करेंगे कि टोटल 3 लेक्चर्स में इसके टॉपिक्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 38 है इसका। इसका नेम क्या है? डायफ्रैक्शन, पैटर्न एंड पोलराइजेशन। इसमें पीछे भी हम लोग लाइट की डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह ये सारी चीज़ें स्टडी करते आ रहे हैं। तो इसमें हम एक न्यू चीज़ को स्टडी करेंगे। पुरानी से ही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही हम लोगों ने स्लिट्स की बातें शुरू की थी कि स्लिट्स में से लाइट पास होती है, पैटर्न बनते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो इंटरफेरेंस पैटर्न वगैरह। तो हम भी बेसिकली इसमें भी उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करने लगे हैं। देखें, इसमें इंट्रोडक्शन में उन्होंने यही डायफ्रैक्शन की डिफाइन दी हुई है कि जब किसी भी ऑब्स्टेकल से लाइट पास होती है, बेंड होती है, कट होती है, तो जो पैटर्न बनाती है उसे कहते हैं डायफ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह एक और डिफाइन दी हुई है इस वाले टॉपिक में, इंट्रोडक्शन टू डायफ्रैक्शन पैटर्न में दोबारा डिफाइन दी हुई है कि क्या होती है कि किसी भी स्लिट से पास होती है तो लाइट पास होती है तो तमाम डायरेक्शन में वो फैल जाती है। तो इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? डायफ्रैक्शन। यानी हमारा एक बेसिक पॉइंट ये था कि हमारे पास अगर लाइट किसी स्लिट से पास हो रही होती तो एक सामने एक ब्राइट जगह पे सारी की सारी सीधी की सीधी गुजर जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट और भी जगह पर अपने आसार दिखा रही होती है, तो कि हम क्या कहते हैं? ये डायफ्रैक्शन पैटर्न है। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम लोगों ने देखी हैं। अच्छा देखिए, अब उसमें उन्होंने कहा है कि देखें ये हमारे पास एक स्मॉल ओपनिंग कोई भी हम कंसिडर कर सकते हैं किसी भी बोर्ड में। तो क्या होगा, उसमें से जो लाइट गुजर रही होगी वो क्या होगी? एक डायफ्रैक्शन पैटर्न बनाएगी जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होगी। सेंट्रल लाइट मतलब ब्राइट फ्रिंज हो सकती है, उसके बाद ये देखें डार्क पोर्शन है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। अभी फर्स्ट में हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले। और ये डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बना है कि किसी भी स्क्रीन वो ऑब्स्टेकल में एक होल सा था जिसमें से लाइट पास होने के बाद ये वाला क्या बना है? लाइट ने पैटर्न बना लिया। तो अब इसमें जो सेंट्रल ये ब्राइट फ्रिंज है इसे हमने सेंट्रल मैक्सिमा कहेंगे। सेंट्रल इसकी डिफाइन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, उसके बाद जो साइड पे ये एक सीरीज है ब्राइट की, ये ब्राइट, ये उससे कम ब्राइट, इन सारों को क्या कहते हैं? साइड मैक्सिमा भी कहते हैं या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा भी कहते हैं। मेन वाले को सेंट्रल मैक्सिमा और साइड वाले को सेंट्रल साइड मैक्सिमा कहते हैं या सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। मैक्सिमा कहने से मुराद ये है कि यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है और डार्क वाले पोर्शन पे हम कहेंगे कि ये मिनिमा है, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये मिनिमा की डिफाइन आ गई। ये तीनों डिफाइन आपने बेसिकली क्या करनी है? इसको याद करना है या अच्छे से करना है। अच्छा, उसके बाद भी कह रहे हैं अगर हम लोग ये पिक्चर नंबर 2 पे देखें तो पिक्चर नंबर 2 पे क्या है कि हमारे पास एक सोर्स आ रहा था, लाइट सोर्स था। उससे क्या किया हमने? हाफ में बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल दरमियान में एक ऑब्स्टेकल रख दिया, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया। ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसा जो ट्रांसपेरेंट का समझो उल्टा है, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती। इसने क्या किया कि लाइट को, इस आने वाली लाइट को इस तरह डिफ्रैक्ट किया कि उससे क्या बन गया? कुछ इस टाइप का पैटर्न। जो सेंट्रल में है वो सबसे ज्यादा ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। उसके बाद ये क्या है? इसे हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद ये क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो सारे रेड स्पॉट है इनके दरमियान ये जो काली काली ब्लैक ब्लैक लाइन या डार्क फ्रिंजेस इनको बेसिकली कहते हैं जो है, इनको हम कहेंगे क्या है? ये मिनिमा है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो एक और हमारे पास है, ये किस वजह से, किस लिए? अगर हम लोग लाइट के सामने बिल्कुल एक कॉइन, पेनी, इन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम एक पेनी रख दे तो पेनी की बजाय हम लोग क्या कंसिडर करेंगे कि जो पेनी एक सिंपल कॉइन की तरह होती है कि एक कॉइन रख दिया लाइट सोर्स के आगे तो कुछ इस तरह का पैटर्न बनाएगी कि ये डार्कर एरिया है जहाँ पेनी ने क्या किया? सारी कॉइन ने सारा का सारा एरिया वो ब्लॉक कर दिया क्या कहते हैं? लाइट को। इसके बाद साइड्स पे क्या? ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनी, उसके बाद ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नहीं बनी और ये सेकेंडरी। कहते हैं अगर हमने इसे बाद में हमने डीप स्टडी किया तो एक बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे भी एक क्या हुई? ब्राइट स्पॉट दिखाई दिया, जो कि किस वजह से है? इसके लाइट के डायफ्रैक्शन की वजह से है। अच्छा, इसमें है साइमन पॉइजन। उसने आर्ग्यू किया कि ये जो अगस्टन का फेवरेट अगस्टन फ्रेसनल वेव थ्योरी है,
लाइट के बारे में, ये तभी पॉसिबल होगी। उसने आर्ग्यू किया कि पॉसिबल नहीं है, ये तभी पॉसिबल होती कि अगर तो कॉइन के रखने के बाद दरमियान में एक सेंट्रल पॉइंट आया। पहले टेक्नोलॉजी इतनी जदीद नहीं थी, लेकिन उसके कुछ अरसे बाद ही ये ब्राइट पॉइंट नजर आ गया। तो जो पॉइसन ने आर्ग्यूमेंट किया था वो तो उसने अपनी तरफ से तो डिस्प्रूव करने के लिए दिया था वेव थ्योरी को, लेकिन असल में उसका आर्ग्यूमेंट ने क्या किया, जब रिजल्ट्स निकले और वाकई एक सेंट्रल पॉइंट निकला, उसके आर्ग्यूमेंट ने सपोर्ट कर दिया वेव थ्योरी ऑफ लाइट को। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, डायफ्रैक्शन पैटर्न, और उससे कैसे फ्रिंजेस बनती हैं, कहाँ मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, ये सारी चीजें। अब हम नैरो स्लिट से डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करेंगे और इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे कि कहाँ कहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी और कहाँ कहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, उसमें यह है कि पहले हम लोग, उन्होंने कहा है कि हम लोग कॉन्सिडर करेंगे कि हमारे पास ये सिस्टम कॉन्सिडर करेंगे। इसमें सिस्टम कॉन्सिडर करने में क्या है कि हम लोग कॉन्सिडर कर रहे हैं कि ये जो लाइट है ना, ये तो कहीं बहुत दूर से आ रही है, तो इसलिए स्लेट तक पहुंचने तक जो लाइट पहुंच रही है वो ऑलमोस्ट पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल रेज जो है वो आ रही है। ये हमारी स्लेट है, स्लेट में एक छोटा सा स्लेट ऐसे छोटी सी स्मॉल सी ओपनिंग को कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हमने जो अपना कॉन्सिडर किया हुआ है वो क्या, कि हमारा जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है जिसके ऊपर ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन है और स्लिट के दरमियान काफी ज्यादा डिस्टेंस है कि रेस क्या होती हैं, कि रेस क्या होती है, फोकस हो जाती हैं अलग अलग पॉइंट पे। अगर तो हम लोग ज्यादा डिस्टेंस की बजाय थोड़ा डिस्टेंस रखते तो हम क्या कर सकते थे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा सकते थे ताकि वो सारी पैरेलल रेस को फोकस कर दे, स्लिट की बजाय हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह के पैटर्न को जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रख के बनाया जाता है उसे फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। इधर ना दो डायफ्रैक्शन पैटर्न की उनका वो किया हुआ है, कंपैरिजन किया हुआ है। कहते हैं फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न जो क्या होता है वो इजीली होता है। ठीक है, इजी होता है क्योंकि हमारे पास स्लिट जो है वो और स्क्रीन के दरमियान जो डिस्टेंस ये एल जिसे कह रहे हैं ये काफी ज्यादा होता है, तो हमारे पास बहुत ही क्लियर मैक्सिमा मिनिमा बनते हैं और कम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, इसके बरक्स एक दूसरा होता है डायफ्रैक्शन पैटर्न जिसे हम फ्रेस्नल डायफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। वो किस केस में बनता है, जब हमारे पास स्लिट और स्क्रीन के दरमियान बहुत ही कम डिस्टेंस है, कोई लेंस भी यूज नहीं किया और एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब है, तो उसमें क्या होती है, कम्प्लेक्सिटी होती है, वो डिफिकल्ट होता है एनालाइज करने में। इसलिए हम ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं वो कौन सा करते हैं, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन पैटर्न को ही डिस्कस करके आइडियलाइज करके इसको एनालाइज करते हैं और अपनी कैलकुलेशन करते हैं। कहते हैं ये देखें, अब हमारे पास ये एंगल हमारे पास बिल्कुल 0 डिग्री एंगल पे क्या बना है, मैक्सिमा बना है, और फिर एंगल थीटा पे फर्स्ट मिनिमा बना है, उसके बाद समथिंग एंगल पे फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा बना है। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कॉरेस्पॉन्डिंग सेम एंगल होगा, जो इस मिनिमा का एंगल थीटा है वही इस मिनिमा का एंगल थीटा होगा, बिलो दैट एक्सिस कंसीडर कर लेंगे हम उसको। ठीक है, तो अब हमने इस चीज को स्टडी कर लिया है। अब हम क्या कहते हैं, अब हमने ये वाला तो स्ट्रेट वाला डिस्कस कर लिया है। एक स्लिट वाला, हमने स्लिट को क्या कंसीडर किया, एक सिंगल सोर्स के तौर पे कंसीडर किया, लेकिन क्योंकि हाइगन्स प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि स्लिट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेव का के तौर पे बिहेव करेगा। यानी ये हमारी वो स्लिट है, इसको जरा जूम करके दिखाया हुआ है। स्लिट पे फॉर एग्जाम्पल हमने 5 पॉइंट लगाए हुए हैं, हर पॉइंट क्या करेगा, एक सेकेंडरी सोर्स के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। और असल में इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज छुपा हुआ है। वो क्या है कि जो हमारे पास है ना डायफ्रैक्शन पैटर्न, असल में क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। ये जो टॉपिक है, ये जो लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायफ्रैक्शन पैटर्न असल में क्या होता है, इंटरफेरेंस पैटर्न ही होता है। वो किस वजह से बनता है, डिफरेंट पॉइंट्स पे जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ है, सेकेंडरी वेवलेट्स कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट है, उनके आपस में, उनके आने वाली लाइट के आपस में इंट्रैक्शन की वजह से बनता है। जैसे अभी हम स्टडी करने लगे, हम कहते हैं ये हमारी जो है वो स्लिट है, स्लिट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये एक ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट में हम कहते हैं वेव 3 और रे 3, और इधर से रे 1, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, हम कहते हैं कि रे 1 और रे 3 किसी पॉइंट पे पहुंचेंगे स्क्रीन पर, तो दोनों के दरमियान जो, वैसे तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना है, ये वाला पाथ डिफरेंस। इसको निकालने के लिए ये है कि ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने ये
ये वाला थीटा निकालना है, थीटा की ये वाली वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, a/2 साइन थीटा। ये वैल्यू a/2 है तो ठीक है, ये क्या होएगा a/2 साइन थीटा। साइन की वैल्यू आएगी y एक्सिस को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि दोनों के दरमियान 1 और 3 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, इसको डिटेल में अगर आप करना चाहेंगे कि ये थीटा कैसे आया और किस तरह a/2 साइन थीटा, जैसे हम ये पीछे कर चुके हैं एक दफा, मजीद समझना होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वरना हम हमने जब ये टॉपिक ये चैप्टर स्टार्ट किए थे ना, जब ये वाला कोर्स, तब हमने इस चीज को भी स्टडी किया था। तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के दरमियान कितना है, a/2 साइन थीटा। कहते हैं अगर a/2 साइन थीटा जो होगा वो हाफ वेवलेंथ के बराबर होगा, तो दोनों, एक का क्रस्ट होगा दूसरे का ट्रफ होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल आउट कर देंगी। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि डार्क फ्रिंज बनेगी। ये देखें, हम कह रहे हैं 180 डिग्री होगा, यानी आउट ऑफ फेज π/2 होगा, ठीक है। अगर हम कहते हैं, अगर हम इससे एंगल निकालना चाहे तो हम कहते हैं कि डार्क फ्रिंज जब बनेगी तो थीटा किसके इक्वल होगा, +-1 +-λ/a। टू से कैंसिल हो गया, a इधर डिवाइड में आ गया, ये साइन थीटा बन गई, ठीक है। कहते हैं अगर हम दो की बजाय जो हमारी फ्रिंज थी उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते तो हम क्या लिखते, a/4 साइन थीटा और इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ के बराबर अगर होता λ/2, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वैल्यू क्या आती, साइन थीटा इज इक्वल टू +-2 λ/a। क्या करना है, इसी वाली इक्वेशन को a/4 कर देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और अगर हम इसी तरह 6 पार्ट्स में होते तो हम क्या करेंगे, a/6, तो वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल सॉल्व आउट होने के बाद, साइन थीटा इज इक्वल टू +-3 λ/a। अब इसको देखें, इधर भी λ/a है, λ/a, तो ये वाली जो वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम m से डिनोट कर देंगे। हम कहते हैं डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, साइन थीटा डार्क इज इक्वल टू m λ/a। m की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1 +-2 +-3। ये देखें, जैसे ये हमने किया हुआ है कि +-1 +-1 +-2 और +-3, ठीक है। तो ये वाले वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल पॉइंट होता है ना, वहां पे क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है, इसलिए डार्क फ्रिंज की वैल्यू 0 हमने एक्सेप्ट हमने नहीं ली हुई, इसे एक्सेप्शन में रखा हुआ है। ये देखें, बेसिकली +-1 का मतलब क्या है, ये +1 और ये -1, ये है +2 और ये है -2। ब्राइट फ्रिंज से नंबरिंग के हिसाब से दूरी हम देख रहे हैं, ये पहली, ये दूसरी, इसी तरह दूसरी साइड पे ये -1 और ये -2, ठीक है बेटा। ये असल में डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन बेसिकली हम लोग मैयर कर सकते हैं, किस जरिए से, एंगल मैयर कर सकते हैं कि कौन से एंगल पे लाइट आएगी तो हमारे पास क्या बन रहा है, मिनिमा और मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्विक क्विज है। क्विक क्विज में कहा हुआ है कि अगर हम अपनी स्लिट की विड्थ जो है उसको हाफ कर दें तो फिर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे क्या फर्क पड़ेगा। वैसे तो ये इक्वेशन डार्क फ्रिंज के लिए, लेकिन ब्राइट फ्रिंज के लिए भी सेम ही रूल अप्लाई होगा, सिर्फ एम की वैल्यूज चेंज होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या कहते हैं, अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो हम ए की वैल्यू 1 थी समझे, फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू हाफ पुट कर दी 1/2, तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, यानी हमारी जो फ्रिंज होगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, वो वाइडर हो जाएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ओके। अगर हम लोग क्या कर देंगे, स्लिट की विड्थ जो है हाफ कर देंगे। अच्छा, अब वो पूछ रहे हैं कि डार्क फ्रिंजेस कहाँ बनेगी, आपने बताना है, पहली की बारे बेसिकली बात की हुई है। वेवलेंथ अगर लाइट की ये है और स्लिट की विड्थ ये है, यानी ये लैम्डा दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, और उसके बाद हमने व्यूइंग स्क्रीन हमने 2 मीटर दूर रखी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है। तो आप बताएं ब्राइट फ्रिंजेस, ये वाला फॉर्मूला तो अभी हम स्टडी कर ले आए हैं, करके आए हैं। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, +-1 वाली वैल्यूज λ/a। तो उसके अलावा हम लोगों ने पिछले चैप्टर में टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा डार्क इज इक्वल टू y1/l की वैल्यूज कंसिडर की थी। अब मैं आपको यही चीज बता रही थी कि ब्राइट फ्रिंज जो है बेसिकली, यहाँ पे देखें, ब्राइट फ्रिंज जो है वो दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में है, यानी इसका यहाँ से डिस्टेंस y1 है और यहाँ से डिस्टेंस y1 ही है। तो हम लोग ब्राइट फ्रिंज की टोटल विड्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2y1 को कर देंगे वैल्यू, तो 2y1 इज इक्वल टू किसके आ गया, 2y1 इज इक्वल टू 2, और इसकी इधर से वैल्यू निकाली हम लोगों ने, एल इधर चल गया, एल टेन थीटा डार्क, या हमने अप्रोक्सीमेशन की के, तो हम टेन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा डार्क आ गया। साइन थीटा की जगह वैल्यू क्या पुट कर दी, λ/a +-λ/a। तो वैल्यूज एल की भी दी हुई हैं, लैम्डा की भी दी है, ए की भी दी है, सारे को ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, वो पोजीशन आ जाएगी, या डार्क
डार्क फ्रिंजेस सेंट विथ पता चल जाएगी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की, कि इतनी विथ की होगी, 7.73 मिलीमीटर क्या होगी, वो वाइड होगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा ये इसी टॉपिक में इंटेंसिटी एक सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न से और इंटेंसिटी डबल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न से, ये इक्वेशन जो है वो पीछे से इसका सॉल्यूशन भी नहीं है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी भी सॉल्व नहीं कर चुके साइन थीटा के लिए, इतना सिर्फ सॉल्व कर चुके थे कि साइन थीटा वैल्यू समथिंग होती है, लेकिन ये जो इक्वेशन है इसके पैरामीटर जो है वो प्योरली आपको इससे रिलेटेड दिए गए हैं। पाई मीन्स 180 डिग्री, ए साइन थीटा बाय लैम्डा, ये वैल्यूज आपने याद कर लेनी है कि हमारे पास सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न के लिए ये वैल्यू होती है। और आई नॉट एट थीटा इज इक्वल टू 0 वैल्यू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पे आई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। साइन थीटा डार्क इज इक्वल टू एम लैम्डा ओवर एम की वैल्यू वही है, पिछले वाला इक्वेशन ही है। अच्छा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो पिछले इक्वेशन में हम लोगों ने ये जो ये वाली वैल्यू ये पीछे से आ गई, और ये हम चैप्टर नंबर 37 में स्टडी कर चुके हैं कि इंटेंसिटी बराबर है आई मैक्सिम इंटू कॉस स्क्वायर, ये वैल्यू पाई डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। ये साइन थीटा अभी पीछे जो हम लोगों ने सिंगल स्लेट वाला पढ़ा है वहीं से ही कॉपी किया हुआ है। ठीक है। तो बेटा यही हमारा आज का टॉपिक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से स्टडी करना है। ये कोई क्विज नंबर 2 है, इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे खुद ही। ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, इसमें कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये टॉपिक नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।